गुड इवनिंग। वेलकम टू KVCIS एकेडमी। KVCIS परिवार में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने आए हैं वो हमारा बात होगा यूनियन बजट के MCQ सेशन पे। मैंने इससे पिछले क्लास में पिछले से जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें मैंने आपको बिहार बजट, यूनियन बजट, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकें। KVCIS के यूट्यूब चैनल पे वो सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। अब मैं बात करूँगा जो बजट पढ़ाई हो गया, बजट हमने क्लास में करवा दिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अब उससे संबंधित MCQज जो आज मैं आपको पूरा यूनियन बजट से रिलेटेड MCQ लेकर आया हूँ। इस सीरीज में हम लोग यूनियन बजट के MCQज को देखेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो फैक्ट आए हैं उसको भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया? तो जनरली जो बजट पेश किया जाता है वो निर्मला सीतारमन यानी जो वित्त मंत्री होती हैं वो पेश करते हैं। तो इस बार जो हमारे अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है? फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने पेश किया है। तो इसमें देखा जाए निर्मला सीतारमन, सही आंसर क्या हो गया? बी। सही आंसर क्या हो गया? बी। ये जो होता है ये जो है ये 8th बजट है। कौन सा बजट है? ये 8th बजट है। ये 8th बजट है और ये दूसरा निर्मला सीतारमन जो है सेकेंड सबसे ज्यादा बार बजट पेश की हैं। एक नंबर पे कौन है अभी भी? 10 बार मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई ने 10 बार लगातार बजट पेश किया था। आइए दूसरे बजट, एनुअल फिनांस स्टेटमेंट। हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, ध्यान रखेंगे। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। जो आर्टिकल 112 यानी बजट का कहाँ प्रावधान है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में। इट एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बजट में क्या आय होगा, रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा, राजस्व कितना प्राप्त होगा और उसके खर्च के बारे में जानकारी रहती है। इसको जो नोडल बॉडी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर जो इकोनॉमिक आर्थिक मामले से संबंधित जो डिपार्टमेंट होती है वो इसका रूपरेखा तैयार करता है, बजट को तैयार करता है और फिर फिनांस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो बजट शब्द का जिक्र आर्टिकल 121 में किया गया है, जिसको एनुअल फिनांस स्टेटमेंट, हिंदी में कहें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। आगे हम बात करें, हाउ मेनी इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड इन द यूनियन बजट। यूनियन बजट में कितने इंजन को आइडेंटिफाई किया गया, कितने इंजन की चर्चा की गई है? तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो वित्त मंत्री ने 4 इंजन के बारे में बताया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी, 4। ये चारों कौन कौन से हैं? तो पहला कृषि, दूसरा MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म भी लिख लें, माइक्रो स्मॉल मीडियम
इंटरप्राइजेज। तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। चौथा निर्यात। तो वित्त मंत्री ने इन 4 इंजनों के बारे में जिक्र किया है जिससे कि हमारा देश काफी प्रगति कर सकता है। तो पहला किस में सबसे ज्यादा वृद्धि करना, किसमें काम करने वाली बातें हैं, तो कृषि में काम करना है, एमएसएमई में काम करना है, निवेश में काम करना है और निर्यात में काम करना। आप देखें तो एग्रीकल्चर को रखा गया है, एमएसएमई को रखा गया है, इन्वेस्टमेंट को रखा गया और एक्सपोर्ट को रखा गया है। तो बजट में कुल चार इंजनों का जिक्र किया गया है। क्लियर है? आइए, ये जो बजट, ये 4 इंजन जो बताया गया, ये हमारे विकसित भारत कब तक का टारगेट है? 2047। विकसित भारत 2047 इस टारगेट को पूरा करने में सहायता करेगा। टू अचीव द टारगेट ऑफ, 4 इंजन है, कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश और निर्यात। इसकी कल्पना की गई है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है पूरा करने के उद्देश्य से। आइए आगे देखते हैं। अब जो है प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत, विकसित भारत का क्या क्या प्रिंसिपल है? तो सबसे पहले जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी। शून्य गरीबी कहने का मतलब ये नहीं समझना है कि सभी लोग अमीर हो जाएंगे, नहीं। शून्य गरीबी का मतलब है कि गरीबी रेखा से ऊपर सब लोग रहें। एक रेखा तय कर गई, मान लेते हैं कि 20 रुपया पर डे कमाने वाला लोग गरीब नहीं है, लेकिन अगर ये 19 कमाता है तो ये गरीब है। 19 रुपया कमा रहा है तो इसको हम पुअर कंसिडर करेंगे, यानी ये एक लाइन के कम से कम 20 रुपया पर डे। तो अब इससे ऊपर सबको लेकर के आना है, तो जीरो पॉवर्टी। दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, ये दूसरी बात कहेगी कि उच्च शिक्षा के लिए सभी को हायर एजुकेशन प्राप्त हो, ये मतलब एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल। तीसरा हेल्थ एक्सेस, हेल्थ केयर एक्सेस, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल तक पहुंच, कैंसर अस्पताल तक पहुंच, सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। चौथा स्किल्ड लेबर, आज हमारे यहाँ मजदूर तो हैं लेकिन वो स्किल मजदूर नहीं है। आज जो बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही है, क्या हो रहा है कि हर जगह स्किल्ड एआई आ गया और फिर मशीन टेक्नोलॉजी आ गई, तो मजदूर तो है, काम तो है, लेकिन जो उस मशीन को चला पाए, उस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, वैसे स्किल नहीं है। तो क्या किया जा रहा है कि जो लेबर है उसको स्किल लेबर में कन्वर्ट करना है। चौथा वोमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। वोमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का अर्थ ये है कि इस बार जो बजट में कहा गया है कि आर्थिक क्रियाओं में, इकोनॉमिक वर्क में जो है 70%, कम से कम 70% महिलाओं का योगदान होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सीलेंस, कृषि के क्षेत्र में कृषि से संबंधित क्षेत्र, कृषि से संबंधित सिर्फ फार्मिंग, कैटल रियरिंग, मवेशी पालन, गाय पालन, फिशिंग, सब कुछ आ जाता है। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें क्या कहा गया कि देश को फूड बास्केट बनाना है। फूड बास्केट ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। देश को फूड बास्केट बनाने की कल्पना की गई है। अगला सवाल पे हम चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26, केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय क्या था? तो केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय सबका विकास था। क्या था? सबका विकास।
ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। द यूनियन बजट 2025-26 फॉर डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन विच ग्रुप। अब जो है ये जो हमारा बात किया गया कि जो 25-26 का जो बजट है ये किसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है, किसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। तो इसके लिए जो है इस बजट में पहला गरीब, दूसरा युवा, गरीब, युवा, तीसरा किसान, जिसको बजट में अन्नदाता शब्द का जिक्र किया गया है इस बार, और चौथा नारी, ओमेन। तो सही आंसर क्या हो गया? सी, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। तो इस बार जो डेवलपमेंट मेजर किसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया तो वो चार थे। कौन कौन? गरीब, युवा, किसान, किसान के लिए अन्नदाता शब्द का जिक्र किया गया है, और वोमेन एम्पावरमेंट यानी नारी के लिए किया गया है। अगला बात, अंडर बजट 2025-26 हाउ मेनी लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर। इसका ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना, धन्य धान्य कृषि योजना। तो धन्य धान्य कृषि योजना में कितने डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है? तो कुल 100 जिला को लिया गया है। इसमें लगभग 1.7 करोड़ फार्मर का प्रॉफिट होना है। इसमें करने की क्या क्या बातें की गई है? तो सिंचाई सुविधा, इरिगेशन को मजबूत करना है, सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करना है, साथ साथ फर्टिलाइजर, दूसरा जो बात किया गया फर्टिलाइजर, फार्मिंग इक्विपमेंट, जो कृषि से संबंधित इक्विपमेंट होता है उस पर सब्सिडी देने की भी बात की गई है इन 100 जिलों के किसानों को। अगला है द आत्मनिर्भर इनपल्सेस, आत्मनिर्भर भारत इनपल्सेस मिशन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26 फोकस ऑन विच पल्सेस। किस पल्सेस पे? अभी जो हमारा एक यूनियन बजट में प्रावधान किया गया है, मतलब भाषण में निर्मला सीतारमण ने ये बात बताई है कि जो आत्मनिर्भर इनपल्सेस, आत्मनिर्भर भारत इनपल्सेस, भारत को दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसमें से 3 प्रकार के दालों का उन्होंने जिक्र किया। उन 3 प्रकार के दालों जिससे में आत्मनिर्भर, उन 3 प्रकार के दालों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ ही साथ उसका मार्केटिंग बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो मार्केटिंग बढ़ेगा, और उसको वर्ल्ड लेवल पे एक पहचान दिलाना है। तो तूर, उड़द और मसूर की उन्होंने बात की है। तूर, उड़द और मसूर, आंसर ए। विल बी बाय 3 पल्सेस, तूर, उड़द और मसूर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। ये जो प्रावधान किया गया है 4 साल के लिए किया गया है। आप इसका ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कौन कौन सा दाल? तो तूर, उड़द और मसूर की बात की गई है, तूर, उड़द और मसूर की बात। अगला सवाल हम देखें, व्हाट इज द न्यू इनहांस्ड कृषि क्रेडिट कार्ड लिमिट एज पर द यूनियन बजट। यूनियन बजट में क्या किया गया? जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें किसान अपने खेती के लिए लोन लेते थे, उसमें क्या किया गया है कि पहले 3 लाख तक उनको लोन मिलता था, लेकिन अब उस 3 लाख को बढ़ा दिया गया। अब कितना मिलना है? तो उसका सही आंसर है अब उनको किसान क्रेडिट कार्ड से वो 5 लाख रुपए तक का लोन
ले सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इससे लगभग 7 से 8 करोड़ फार्मर को फायदा होगा, फार्मर को फायदा होगा। आइए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मिशन ऑफ कॉटन प्रोडक्टिविटी। कॉटन प्रोडक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है, प्रोडक्टिविटी अनाउंस इन बजट 2025-26 में, कॉटन प्रोडक्टिविटी, हम कॉटन को उपजाने में, उसके विपणन में, मार्केटिंग में कितने साल तक के लिए फोकस किया गया है, तो 5 साल के लिए। कॉटन के प्रोडक्टिविटी के लिए कितना साल के लिए बात किया गया है, 5 साल के लिए। अगले सवाल को हम देखें, इन विच स्टेट्स विल बी द मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश्ड एज पर द यूनियन बजट। अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 71st देना है, तो वो उनके लिए ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मखाना बोर्ड का स्थापना करना है, उसके लिए कहाँ, बिहार। और मिथिला मखाना को इस बार भौगोलिक, मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है, जो एक बार मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। मिथिला मखाना क्षेत्र, मिथिला में मखाना क्षेत्र, मिथिला जो है मखाना क्षेत्र के लिए काफी मतलब प्रसिद्ध है। और मखाने के जो ये इस बार मखाना बोर्ड, जो मखाना के लिए चर्चा किया गया है बिहार ये यूनियन बजट में, उसमें मखाने के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मखाने के लिए मार्केट तैयार करना है, मखाने का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो, उसके मार्केटिंग में हो, उसे प्रॉफिट हो, और फिर मखाना का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान मिले, इसके भी जिक्र की गई है। बिहार, इसका ध्यान रखेंगे। वेयर विल बी ए न्यू यूरिया प्लांट with 1.7 lakh metric ton capacity established to boost agriculture productivity। इसके लिए कहाँ किया गया है, तो ये जो यूरिया प्लांट की बात की गई है, यूरिया प्लांट किस लिए, तो एग्रीकल्चर। जैसे ही यूरिया प्लांट की बात आई, तो यूरिया से हम लोग क्या करते हैं, यूरिया एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए असम में, असम भारत का एक राज्य असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन कैपेसिटी के तरफ से बिहार में, सॉरी असम में जिक्र किया गया है। क्लियर है। आइए आगे हम बात करते हैं। ये है न्यू क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए अब नया क्लासिफिकेशन आ गया। पहले क्या था, माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 1 करोड़, करंट इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 करोड़, अभी रिवाइज करके कितना कर दिया गया, 2.5 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए था, 5, अब अभी बढ़ा के कितना कर दिया, 10 करोड़। तो इसके लेक में है, ये लेक में है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया कि किसको हम माइक्रो के अंदर रखेंगे, किसको हम स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर रखेंगे, किसको हम मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर रखेंगे, उसकी बात की है। समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है अंडर द माइक्रो इंटरप्राइजेज क्रेडिट कार्ड हाउ मेनी क्रेडिट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड द माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो इंटरप्राइजेज क्रेडिट कार्ड, इस बात का ध्यान रख लेंगे,
माइक्रो इंटरप्राइजेज क्रेडिट कार्ड, ध्यान रखेंगे शब्द का माइक्रो, कभी कभी मीडियम पूछ लेगा, स्मॉल पूछ लेगा, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे। हाउ मच क्रेडिट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए कितना किया गया है, तो 5 लाख, 5 लाख। What are the new credit guarantee cover for MSME as per the Union Budget 2025-26? तो इसके लिए कितना कर दिया गया है, 10 करोड़। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेडिट गारंटी कवर, क्रेडिट गारंटी कवर कितना तक के गारंटी को कवर किया जाएगा, कितने तक के गारंटी को कवर किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10 करोड़ तक के गारंटी को एमएसएमई के क्षेत्र में कवर कर लिया जाएगा। आइए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जॉब जनरेशन अंडर द स्कीम ऑफ लेदर एंड फुटवेयर, लेदर और फुटवेयर के क्षेत्र में, यानी चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में 2025-26 के बजट में कितने जॉब क्रेडिट होने के, यानी कितने जॉब उस क्षेत्र में कितने लोग को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसकी बात की गई है। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से बताया गया कि लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार इस बार ये लेदर क्षेत्र देगा, यानी चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आपको मैं बताता चलूं कि बजट एक प्रकार का घोषणा होता है, ये इस साल घोषणा पूरा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। घोषणा किया जाता है, कुछ उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, कुछ उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो किन्हीं का कोई शेर है, शायर है, उनका शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो लेकिन बजट में घोषणा की गई है, तो देखते हैं अब कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आइए, वेयर विल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बी एस्टेब्लिश्ड एज पर द यूनियन बजट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर आंसर है बिहार में, बिहार में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने की घोषणा कहाँ किया गया है, बिहार में। आइए, कहता है द नेक्स्ट ग्लोबल टॉय हब, भारत को टॉय हब बनाना है। टॉय हब क्या होता है, मतलब टॉय के लिए जो खिलौना बनता है, खिलौना उद्योग में काफी लोग को रोजगार सृजन हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, रोजगार बढ़ेगा तो उनसे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आय होने लगेगा, आय बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर ऊंचा बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर ये टॉय हब बनता है, इंडिया मिशन टू बिकम ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग, विश्व इतना बनाना है, इतना टॉय खिलौना हब बनाना है ताकि हम विश्व को निर्यात कर सके, खिलौने के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आइए, हाउ मेनी सीट्स विल बी एडेड इन 5 ITIs over 5 years as per the यूनियन बजट 2025-26? 5 ITI में ओवर 5 ईयर एज पर ये 5 साल में कितने सीट्स को ऐड करने के बात की गई है, तो कुल 6500 सीट्स, कितना सीट्स, 6500 सीट्स को ऐड करने का बात किया गया है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए, हाउ मेनी अटल ट्विंकलिंग लैब्स विल बी सेट अप इन द गवर्नमेंट स्कूल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले 5 सालों में कितने अटल ट्विंकलिंग लैब्स को सेटअप करने की बात की गई है, तो ये 50,000 से ज्यादा, कितना, 50,000। आइए, अगला, व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना खर्च करने की बात की गई है बजट 2025-26 में, तो 500 करोड़। इसका सही उत्तर कितना है, 500 करोड़। देश में इससे क्या होगा फायदा, रोजगार सृजन,
रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो जाएगा। दूसरा, स्किल लेबर मिलेंगे, कुशल कुशल कामगार या मजदूर। How many additional seats have been announced for medical college and hospital? आने वाले 5 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में सीटों की संख्या कितनी ऐड करने की बात की गई है? तो 10,000। कितने सीट्स को ऐड करने की बात की गई है? तो 10,000। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ये इस मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो आप थोड़ा सा बिहार बजट को मैं बताता चलूं। बिहार बजट में ये बताया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होता है कि कुछ पैसा सरकारें लगाएगी और कुछ पैसा कोई प्राइवेट कंपनी लगाएगा, और दोनों मिल करके मेडिकल कॉलेज का खोलने की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे बिहार बजट में। साथ ही साथ और देखें तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल खोलना। तीसरा, प्रत्येक जिला में, ये थोड़ा आगे कर दूं, रेफरल अस्पताल, प्रत्येक जिला में रेफरल अस्पताल। अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल खोलने की भी बात की गई है। आइए, हाउ मेनी कैंसर सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन 2025-26 एज पर द यूनियन बजट? कितने कैंसर सेंटर्स की स्थापना करने की बात की गई है बजट 2025-26 में? तो 200 कैंसर अस्पताल स्थापना किया जाना है। बजट 2025-26 में कहा गया है कि आने वाले अगले नेक्स्ट 3 साल में 200 कैंसर अस्पताल इस्टेब्लिश करना है, जिसमें बिहार का एक बेगूसराय भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो आप देखें, प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक और इंडियन लैंग्वेज फॉर स्कूल हायर एजुकेशन, ये नहीं है। तो ये पहला कट गया, ये नहीं है। ट्रांसलेटिंग फॉरेन बुक टू द इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, हाँ, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का क्या है? प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक, प्रोवाइडिंग, ये तीनों नहीं होगा, ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री बुक, ये नहीं है, ये तो राज्य सरकारें फ्री बुक देती ही हैं। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक इन द इंडियन लैंग्वेज फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। जो फॉरेनर बुक है, कुछ ऐसी किताबें हैं जो दूसरी भाषाओं में लिखी गई है, लेकिन अगर वो अच्छी किताबें हैं तो उसको इंडियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन करके और फिर वो डिजिटली हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराया जाना है। उसका बजट 2025-26 में इसकी चर्चा की गई है। अगला है, until which year has the जल जीवन मिशन been extended to achieve 100% coverage? जल जीवन मिशन
100% कवरेज 2026 तक कहा गया था, लेकिन नहीं पूरा हो पाया, तो उसको बढ़ा करके कहां तक कर दिया गया है? 2028 2028 तक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शहरी चुनौती कोष के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? व्हाट वाज द टोटल अमाउंट अलॉटेड फॉर द अर्बन चैलेंज फंड? अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितने रुपए का, अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितने रुपए का जिक्र किया गया है? तो 1,00,000 करोड़। कितने का? 1,00,000 करोड़ का। व्हाट इज द पर्पज अमाउंट फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन? कौन सा मिशन? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए, जब हमारा विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए जो न्यूक्लियर के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर ऊर्जा के संबंध में, यानी नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में कितने पैसों का आवंटन किया गया है बजट में? तो वो है 20,000 करोड़ का। कितने का? तो 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आई अगला सवाल है, हाउ मेनी न्यू डेस्टिनेशन आर टारगेटेड अंडर उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम को हम जाने, इसका फुल फॉर्म होता है उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत एयरपोर्ट का डेवलपमेंट का बात किया गया है बजट 2025-26 में। तो कितने डेस्टिनेशन, यानी कितने नए एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है? यानी डेस्टिनेशन मतलब किसी को ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तरह बनाने का बात किया जाता है, तो 120। फॉर बिहार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला ग्रीन फील्ड और दूसरा ब्राउन फील्ड। इस दोनों में अंतर समझिएगा आप। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो होता है, इसमें क्या है कि एकदम जीरो से इसमें कुछ अवसंरचनाएं नहीं रहती है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ऐसे समझिए, एकदम जीरो से कोई अवसंरचना नहीं। मान लेते हैं यहाँ एयरपोर्ट बनाना है, तो यहाँ कुछ भी अवसंरचना नहीं है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्वायर किया जाएगा, बाउंड्री, फिर एयरपोर्ट रनवे, सब कुछ बनाना होगा। जो ब्राउन फील्ड होता है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर मौजूद होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। या वो स्ट्रक्चर छोटा है, रनवे छोटा है, तो इसमें क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन कराया जाता है। इसमें रिकंस्ट्रक्शन कराया जाता है। इसका ये हुआ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। जैसे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाना है, तो पटना का एयरपोर्ट ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, यानी नए सिरे से नहीं है, वो संरचनाएं पहले से मौजूद है, उसको विस्तार करना है, उसको बड़ा करना है, तो इसके लिए ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात की, ग्रीन फील्ड यानी एम्प्टी लैंड विल बी डेवलप्ड इन द बिहार along द एक्सपेंशन ऑफ पटना एयरपोर्ट। दूसरा ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा, बिहटा वाला जो एयरपोर्ट है वो ब्राउन फील्ड, वेस्टर्न कोसी कैनाल अंडर विच प्रोजेक्ट विल broadband connectivity be added to all government secondary school and primary health care? किस योजना के तहत देश के हर एक प्राइमरी स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में और प्राइमरी हेल्थ केयर
यानी जो छोटे अस्पताल होते हैं वहां पे इंटरनेट फैसिलिटी यानी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी अवेलेबल कराना है, तो उस योजना का जो नाम है, उस योजना का नाम क्या है? भारत नेट। उस योजना का नाम क्या है? भारत नेट। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेटअप बूस्ट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है? वहां पर प्रोडक्शन की जानकारी दे दी जाएगी। अब उस प्रोडक्शन की जानकारी के हिसाब से कोई ऑर्डर देंगे। ये इंटरनेशनल ट्रेड और घरेलू ट्रेड यानी डोमेस्टिक ट्रेड दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो उसका क्या है, मतलब उस योजना का नाम क्या है? यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बना है उसका नाम क्या है? तो भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट, इसका ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। आइए कुछ मेजर हाइलाइट की बात करते हैं। वह आय सीमा क्या है जिस पर कोई आयकर नहीं लगेगा? इस आयकर में छूट दिया गया है। तो अब जो आयकर का सीमा है वो पहले 5 लाख था, उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। कितना? 12 लाख कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। न्यू टैक्स रिवेंज जो है आप इसको देख सकते हैं। आइए, हाउ मेनी लाइफ सेविंग ड्रग कैंसर क्रोनिक एंड रेयर डिजीज हैव बीन फुल्ली एक्सपेंडेड अंडर द यूनियन बजट? कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए कुछ दवाओं का क्या किया गया है कि छूट दिया गया है। यानी एक्सपोर्ट बाहर से आएगा तो उस पर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कितनी दवाओं को छूट दिया गया है? तो कुल 36 दवाओं को छूट दिया गया है। यह हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए और हेल्थ सेक्टर कुछ अच्छा कर पाए, हर एक लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटी यानी हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी मिले, अच्छे गुड हेल्थ के लिए ऐसे निर्णय लिया जाता है। और जो एक मतलब सराहनीय निर्णय होता है, स्वागत योग्य निर्णय होता है। तो 36 दवाओं के लिए जो कैंसर से रिलेटेड होगा और रेयर डिजीज कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे तो उनको जो दवाएं लगती है वो महंगी ना हो, इसलिए अगर एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, विदेश से मंगवाते हैं, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइए, व्हाट इज द क्रेडिट लिमिट फॉर स्ट्रीट वेंडर अंडर द यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, सड़क पे बेचते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर काफी लोगों को रोजगार देता है ये सेक्टर भी, ये यूपीआई लिंक क्रेडिट से कितना तक का लिमिट लगा दिया गया इनके ऊपर? तो ये है 30,000। इसका ध्यान रखेंगे। अगला, हाउ मेनी प्रोविजंस आर सेट अप टू डिक्रिमिनलाइज अंडर द जन विश्वास बिल? जन विश्वास बिल 2.0 के तहत कितने ऐसे मतलब डिक्रिमिनलाइज मतलब कितने ऐसे जो छोटे मोटे कभी चालान कट गया, ऐसे कुछ जो मतलब क्रिमिनल केसेस नहीं है लेकिन किसी तहत उसको मतलब फंसाया जा रहा है, तो ऐसे निपटने के लिए कितने मतलब केसेस को हटा दिया गया है? ये तो लगभग 100 से ज्यादा केस को हटाया गया है। कहता है इट विल बी रिमूव क्रिमिनल प्रोविजंस फ्रॉम ओवर 100 आउटसाइडेड लॉज, रिप्लेस क्रिमिनल फैसिलिटी। जैसे कुछ ऐसा करना, जैसे कहीं छोटा मोटा किए, जेल जाने से अच्छा है कि कुछ फाइन दे देना चाहिए। जैसे कोई चालान तोड़ा, ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो उसके लिए उसको जेल ना हो करके क्या होगा, कुछ फाइन दे करके छोड़ दिया जाएगा। तो ये क्रिमिनल बिल लाया गया, डिसेंट्रलाइज लाया गया, तो क्रिमिनल पेनाल्टी यानी जेल के जगह उसको कुछ फाइन के साथ छोड़ दिया जाएगा। इसका जो एम है टू मेक डूइंग बिजनेस इजियर इन द कंट्री। इसका एम क्या है? अब कोई छोटा मोटा केस अगर कोर्ट में जाता रहेगा तो क्या होगा, कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। इससे अच्छा छोटे मोटे मामलों के निपटारों के लिए जैसे लोक अदालत लगाया जाता है, और फिर गांव घर में आजकल जो सरपंच होते हैं तो उन्हें भी केस सुनने की मतलब फ्रीडम दिया गया, वो भी कुछ फैसले जो गांव घर के फैसले होते हैं उसका वो भी निपटारा करते हैं। आइए,
हाउ मेनी फंडिंग हैज बीन अलॉटेड टू स्वामित्व फंड 2.0 टू कंप्लीट 1 लाख मोर हाउसिंग प्रोजेक्ट। 1 लाख मोर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे का आवंटन किया गया है? तो 15,000 करोड़। कितने पैसों का आवंटन किया गया है? 15,000 करोड़ के लिए। ये जो इन्वेस्टर होगा, द मनी विल कम फ्रॉम, कौन देंगे? तो गवर्नमेंट, बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर। गवर्नमेंट, बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। व्हाट इज द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंडिया स्कीम? इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या था? जो विदेशी निवेश आता है वो दो तरह के से आता है, यानी फॉरेन ट्रेड जो होता है वो दो तरह से। पहला एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर 10% एफपीआई, अगर 10% तक किसी सेक्टर में अगर 10% तक निवेश करना तो एफपीआई के थ्रू, और अगर 10% से अधिक निवेश करना है तो एफडीआई के थ्रू विदेशी निवेश भारत में आता है। तो ये क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में कितने? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द सेक्टर अंडर द न्यू प्रोविजंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर में कितना कर दिया गया है? अब पहले ये 74% हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके अब 100%। अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर आते हैं और वो इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा 100% तक वो अपना मतलब सेक्टर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी 100% तक निवेश कर सकते हैं। सही आंसर कितना है? डी, 100%। आइए, which institution will be set up partially credit guarantee scheme for the corporate bond in the infrastructure sector? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? जब कोई एक ऐसा सेक्टर जो बॉन्ड जारी करता है, जब उसको किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होता है और उसके पास पैसा नहीं होता है तो एक बॉन्ड जारी करता है। बॉन्ड क्या होता है? एक पेपर नोट होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है, जिसपे वो मतलब ये दावा करता है कि अगर आप हमें कुछ पैसे देंगे तो कुछ टाइम के साथ इतने ब्याज के साथ मैं आपको वापस करूंगा। तो वो बॉन्ड होता है, जिसमें उसकी एक मतलब बॉन्ड होता है, जिसमें उसकी शपथ पत्र कह सकते हैं। अब वो पैसा उस जिसके पास पैसा उसको दे दिया, उससे वो पैसा ले लिया, बॉन्ड वो लेके चला गया। बॉन्ड का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आएगा, बॉन्ड जमा करेगा और जितने इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा बनता है वो पैसा लेगा, चला जाएगा। इसको हम बॉन्ड कहते हैं। जबकि शेयर क्या होता है? शेयर एक कंपनी होती है जिसमें अगर हम 100 रुपए की कंपनी है, ऐसे समझते, अगर 100 रुपए की कंपनी है, 100 रुपए की कंपनी है, और अगर हम 30 रुपए मेरे पास हैं तो 70 रुपए मुझे जुगाड़ करने होंगे। 70 रुपए मुझे अलग अलग लोगों से जुगाड़ करने होंगे। मान लेते हैं कि इस 70 में एक लोग आए जो 35 दिए और दूसरा लोग आए वो भी 35 दिए। अब मालिकाना हक तो मेरा इनसे कम है, लेकिन अगर हम सेटअप किए हैं तो अगर कंपनी को 100 रुपया प्रॉफिट होता है आने वाले समय में तो हम 30 रख लेंगे और इन दोनों को प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। और अगर कंपनी को लॉस होता है तो इनका भी पैसा डूबेगा। तो शेयर में पैसा, शेयर जो होता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी के में उनका मालिकाना हक होता है, जबकि बॉन्ड वालों का कंपनी में मालिकाना हक नहीं होता है। वो केवल पैसा लगाते हैं, समय ड्यूरेशन के बाद उन्हें पैसा दे दिया जाता है। आइए, तो इसके लिए कौन किया गया? तो नाबार्ड। कौन इसके लिए मतलब पैसा, कौन बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन जारी किया है? तो वो संस्था का नाम है नाबार्ड। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है 2025-26 के लिए? फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होता कैसे? जब सरकार की आय उसके खर्च से ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, यानी सरकार कमाया 100 रुपया और खर्च हो गया 104 रुपया, तो उसको हम राजकोषीय घाटा कंसीडर करते हैं। इसमें हम लोग अगर किसी से लोन ले लिए हैं तो लोन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अगर हम 100 मेरे पास है और हम 500 लोन ले लिए और खर्च 104, तो लोन को हम कंसिडर नहीं करते, यानी ये क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और ये निगेटिव हाथ लगता है, लेकिन हम इसमें लोन को कंसिडर नहीं करते हैं। लोन अगर हम कहीं लिए हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। रुपीज कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, बोरोइंग अदर लाइबिलिटी से 24% का निवेश आता है, नन टैक्स से 9% का निवेश आता है। तो ये कैसे कैसे, इनकम टैक्स से 22% आता है जो सरकार को बजट में, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% का आता है, कॉरपोरेट टैक्सेस से 17% सरकार को पैसे मिलते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है, वो सरकार का डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है। फिर पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर दिया जाता है, जिसमें से पेंशन के लिए 4% रुपये केवल पेंशन में चले जाते हैं। इसके साथ आइए, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जो बिहार, ये यूनियन बजट में सबसे ज्यादा खर्च किस सेक्टर में किया जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर में, यानी रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च किया जाना है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट 2 नंबर पे है, गृह विभाग, एग्रीकल्चर के सेक्टर में 5 नंबर में, एजुकेशन। ये सारे जो पैसे हैं ये आंकड़ा करोड़ में है, करोड़ में, यानी एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, 1,28,650 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। आइए, अर्बन डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी साइंस के फील्ड में 55,679 करोड़ रुपए का खर्च होने का प्रावधान है। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वह आय सीमा क्या है जिस पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ की जो मैंने अभी बताया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ, और हमारे यहाँ करंट अफेयर में जो पीडीएफ आपको मिलता है, उस पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल शुभम सिंह फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा स्कैनर को भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा स्कैनर दिया है, आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ अवेलेबल ऑन इस लिंक पे, इस शुभम सिंह फैमिली टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, या फिर आप स्कैनर से ज्वाइन करें, या मैनुअली सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। आपको इसका जो पीपीटी है, इस पीपीटी का पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको पूरे करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको वहीं पे दे दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और ताकि आपको पीपीटी समय पे अवेलेबल करा दिया जाए। थैंक यू।